Hello everyone, welcome back to my channel Campus Classroom. I am खुशबू, स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 2 जो थी वो स्टार्ट कर ली थी, मटेरियल कॉस्ट। इसके काफ़ी सारे टॉपिक जो थी हमने कवर अप कर लिए थे और साथ ही साथ मैंने लास्ट में आपसे ये भी कहा था कि आज की वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ, तो आज की वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। इसकी PDF मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है कि कोई नोट्स जो है वो कंफर्टेबल नहीं है या आपके लिए ईजी नहीं है, तो आप मुझे कह सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कुछ सिंपल वर्ड्स में या कुछ सिंपल करके आपको सेंड कर सकूँ। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की जो वीडियो है हम वो स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है मटेरियल कंट्रोल, यानी कि इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। हम सबको पता है कि किसी भी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की प्रॉपरली वर्क करने के लिए, उसकी प्रॉपरली काम करने के लिए सबसे एफिशिएंट कंट्रोल हमारा किस पर होना चाहिए? मटेरियल पर। क्योंकि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो उस प्रोडक्ट का मटेरियल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज़ की टोटल कॉस्ट निकालने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कॉस्ट क्या है? उसकी मटेरियल की कॉस्ट, ठीक है। तो मीनिंग की बात करें तो मतलब इन्वेंट्री कंट्रोल ये है कि जो भी हमारा मटेरियल का कॉस्ट है हमें उस पर प्रॉपर कंट्रोल रखना होगा। यानी कि उसकी परचेज से लेके, उसके स्टोरेज से लेके, उसकी यूजेज से लेके हर तरह की चीज़ में कैसे क्या फ्लो हो रहा है, कितने इन्वेस्टमेंट लग रही है, क्या नहीं लग रहा है, क्या वेस्ट है, क्या वेस्ट नहीं है, हर चीज़ पर हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। कोई भी चीज़ हमारे नज़र से अननोटिस नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है नो अंडर स्टॉकिंग, यानी कि कभी भी हमारे स्टोर में या हमारा जो भी गोडाउन हम कहते हैं उसमें मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होगा तो जो भी हमारा प्रोडक्शन है मटेरियल का वो रुक जाएगा, किसी भी समय रुक सकता है मटेरियल ना होने की वजह से। नो ओवर स्टॉकिंग, ओवर भी नहीं होना चाहिए, हद से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि बाई चांस अगर कभी भी कुछ हो तो ख़राब हो जाए, या फिर ऐसा ना हो कि जिस कैपिटल की हमें कहीं और नीड है वो सारा कैपिटल हमने कहाँ फंसा रखा है अपना ओवर स्टॉक करने में। तो ओवर स्टॉकिंग भी नहीं करनी है। इकोनॉमी इन परचेजिंग, परचेज करते वक्त हमें हर चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना है, इकोनॉमी को मेंटेन करके करना है। प्रॉपर क्वालिटी, मटेरियल की क्वालिटी जो है वो उसको प्रॉपर चेक करना है कि क्वालिटी जो हमने ऑर्डर किया है वो वैसा है या नहीं है, प्रॉपर है या नहीं है, उससे हमारे प्रोडक्शन में, हमारे प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। मिनिमम वेस्टेज ऑब्वियस बता, हर कोई ये ट्राई करेगा ना कि हमारे मटेरियल की वेस्टेज ना हो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अबाउट मटेरियल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास, कब आया, कितना गया, कितना वेस्ट हुआ, क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, सब कुछ, ठीक है। अब एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है मटेरियल कंट्रोल की? तो पहला तो यही कि जो सारे डिपार्टमेंट्स में जो है, जो मटेरियल के साथ डील करते हैं उनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है। परचेजिंग डिपार्टमेंट हो, स्टोर डिपार्टमेंट हो, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो, कोई भी, ठीक है। एक सेंट्रल परचेजिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए जिसके एक परफेक्ट और एक्सपर्ट मैनेजर के अंदर में, यानी कि जो भी सामान खरीदे जा रहा है उस डिपार्टमेंट का जो हेड होना चाहिए वो एक्सपर्ट होना चाहिए, जिससे हर चीज़ की नॉलेज हो, ठीक है। प्रॉपर क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन होना चाहिए मटेरियल की। हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें बात की थी क्लासिफिकेशन और कोडिफिकेशन होता क्या है, कि किसी भी मटेरियल को हमने कोई नाम दिया है या अपना कोई कोड दिया है जिससे हम उसे ईजिली पहचान पाए, या हमारे जो आपस के एम्प्लॉयज़ हैं हम उनसे ईजिली कोऑर्डिनेट कर पाएँ, हमें पूरा ना करना पड़े, सोचना पड़े कि हाँ उस मटेरियल का प्रॉपर नेम क्या था। एक कोड, सिंपल कोड होना चाहिए जिससे हमें ईजिली पता चल सके, ठीक है। मटेरियल प्रॉपरली प्लान होकर रखना चाहिए कि सब कुछ प्रॉपरली प्लान होना चाहिए, ठीक है। परपेचुअली इन्वेंट्री सिस्टम जो है वो ऑपरेट होना चाहिए, जैसे डाटा जो है वो अप टू डेट हमारे सिस्टम में अवेलेबल हो, उसकी क्वांटिटी या मटेरियल सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या है ये डिटेल में हम आगे जाके पढ़ेंगे, मैं डिटेल में बताऊंगी आपको क्या होता है। फिलहाल आप ये समझ लो कि ये इन्वेंट्री सिस्टम जो है बेस्ट होता है किसी सामान की इन्फॉर्मेशन अपने पास अवेलेबल रखने के लिए, ठीक है। हमारे पास एडिक्वेट रिकॉर्ड होनी चाहिए सारे मटेरियल के, जो भी प्रोडक्शन या फिर क्वांटिटी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो है स्टॉक के लिए यूज़ किए गए थे, ठीक है। हर मटेरियल का जो स्टोरेज है वो प्रॉपरली प्लान होना चाहिए, जिस सेफ गार्ड्स उनके एडिक्वेट होनी चाहिए, सुपरविजन होना चाहिए उन पर प्रॉपरली, ताकि कोई भी वेस्टेज ना हो, ठीक है। जो भी वेरियस स्टॉक लेवल्स हैं, मिनिमम मैक्सिमम, वो सारे जो है वो हर आइटम के लिए फिक्स्ड होने चाहिए। जो भी परचेज है मटेरियल का वो बजट के अंदर होना चाहिए, ये नहीं कि हम परचेज किए जा रहे हैं मटेरियल, हमारे पास उतना बजट नहीं है, ठीक है।
इंटरनल और इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक जो है वो हर समय होते रहने चाहिए, ठीक है। इसके अंदर सारे ट्रांजैक्शन जो है वो मटेरियल के इन्वॉल्व होने चाहिए और एक इंडिपेंडेंट और रिलायबल पर्सन जो है वो इस सब का इंचार्ज होना चाहिए। हर चीज़ की रिपोर्टिंग जो मैनेजमेंट तक होनी चाहिए, चाहे वो परचेज हो, इशू हो स्टॉक का या मटेरियल का, ठीक है। और जो स्पेशल रिपोर्ट होनी चाहिए अगर बाई चांस कोई आइटम या कोई मटेरियल जो ख़राब हो जाता है या उसकी हमें रिटर्न करनी है सप्लायर को, तो इसकी तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उनके पास होनी ही चाहिए। अब मटेरियल कंट्रोल के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, ABC टेक्निक, स्टॉक लेवल, EOQ, जस्ट इन टाइम, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वेट एनालिसिस, FNSN एनालिसिस। अब ABC टेक्निक की बात की जाए तो ये पहले बता दूं कि वैल्यू बेस्ड सिस्टम है मटेरियल कंट्रोल के लिए, ठीक है। इस टेक्निक में होता क्या है कि हम जितने भी मटेरियल हमने लिए हैं उन सब की हम जो एनालिसिस करते हैं वो इस अकॉर्डिंग करते हैं कि कौन सी चीज़ कॉस्टली है और कौन सी चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा जैसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो अटेंशन की या केयर की, ठीक है। इसके अंदर यहाँ आप टेबल देख लो कि जो मटेरियल्स होते हैं उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। किस पे कि किसकी जो मोस्ट कॉस्टली आइटम हो, लेस कॉस्टली आइटम हो और जो सबसे कम कॉस्टली आइटम हो उसके अकॉर्डिंग। और क्वांटिटी कैसे होनी चाहिए, जो मोर कॉस्टली आइटम होता है ना वो लेस क्वांटिटी में होता है, जो लेस क्वांटिटी होती है उसकी क्वांटिटी मॉडरेट होती है, जो लीस्ट कॉस्टली होती है वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, ठीक है। तो और इस ABC को हम लोग जो है वो ऑलवेज बेटर कंट्रोल मेथड भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर होता है कि आप डिटेल में पढ़ते हैं कि आइटम्स है क्या, जो ये आइटम होता है ना उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि पैसे सबसे ज़्यादा लगे होते हैं जबकि उससे सबसे कम अमाउंट में हमें भी चाहिए होता है, ठीक है। और इसीलिए उस पर जो सबसे ज़्यादा कंट्रोल भी होता है। ऑब्वियस बात है सबसे महंगी चीज़ है तो सबसे ज़्यादा ध्यान उसका रखा जाएगा, सबसे ज़्यादा कंट्रोल हम उस पर फोकस करेंगे, उसके लिए हम सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे। सेकेंड आइटम ऑलमोस्ट एवरेज कॉस्ट में होता है और उसकी क्वांटिटी भी नॉर्मल होती है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग नॉर्मल प्रोसीजर जो है वो फॉलो करते हैं। और जो C आइटम होता है वो सबसे ज़्यादा सिंपल और इकोनॉमिकल उसके लिए मेथड कंट्रोल होता है, क्योंकि वो सबसे कम अमाउंट की होती है, बट हाँ उसकी वैल्यू ज़्यादा मतलब उसकी अमाउंट कम होती है बट क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो इसका ध्यान इस पर भी रखना पड़ता है, बट आप थोड़ा रिलाई कर सकते हो, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देख लो कि अगर वैल्यू की बात की जाए तो अगर किसी भी 100% वैल्यू में से जो A कैटेगरी है उसकी जो वैल्यू है वो 70% है, B की 25% और C की 5%, जबकि क्वांटिटी जो है वो A की 10% है, B की 35 और C की 55% है। तो इसके अकॉर्डिंग तुम लोग ईजिली समझ सकते हो कि आखिर ये है क्या। अगर ये ABC क्वेश्चन अगर बाई चांस आता है तो आप ये टेबल शो कर सकते हो, ये लिख सकते हो कि ABC आइटम में किस तरह की चीज़ें होती हैं और एक टेबल ड्रॉ कर दो, इतना भी काफ़ी है। और सिर्फ ये लिख दो कि ABC को दूसरा नाम क्या है कि ऑलवेज बेटर कंट्रोल मेथड, इतना लिखना भी आपके लिए काफ़ी होगा आंसर में। अगर मार्क्स जो थोड़े ज़्यादा मार्क्स का है तो उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिख सकते हो, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है ABC टेक्निक की, पहले तो ये कि इससे जो है वो क्लोजर और स्ट्रिक्टर कंट्रोल होता है हमारे हर आइटम्स पे जो कि लार्ज अमाउंट में जिनमें कैपिटल जो है इन्वेस्टेड है, ठीक है। इसकी जो स्टॉक कैरिंग कॉस्ट है वो भी इकोनॉमी में होती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो होती है इन्वेंट्री में वो रेगुलेटेड होती है और जो फंड्स है वो यूटिलाइज की जा सकते हैं बेस्ट पॉसिबल वे में। ये हेल्प करता है मेंटेन करने में सेफ्टी स्टॉक, जब C कैटेगरी आइटम्स होते हैं उसके लिए सेफ्टी स्टॉक जो है मेंटेन करने में हेल्प करता है। और तो और सिलेक्टिवली कंट्रोल हेल्प करता है, जो सेलेक्टिव कंट्रोल है वो हमारी हेल्प करता है मेंटेन करने में हाई स्टॉक टर्नओवर रेट को, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ABC टेक्निक जो कवर अप हो गया है। नेक्स्ट है स्टॉक लेवल। अब स्टॉक लेवल क्या है, तो इसमें कुछ है मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल और साथ साथ डेंजर लेवल, ठीक है। तो इसकी जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। वैसे बता दें कि जो मैक्सिमम लेवल क्या है, जो मैक्सिमम लेवल है वो ये शो करता है कि जो मैक्सिमम क्वांटिटी है किसी भी आइटम की, किसी भी मटेरियल की जो कि हमारे स्टॉक में है किसी भी समय, ठीक है, वो मिनिमम लेवल वो जो जिसकी क्वांटिटेटिव बैलेंस जो है हमारे स्टॉक में वो बहुत कम है, ठीक है। और जिसके वजह से जो प्रोडक्शन में कोई भी स्टॉपेज नहीं आएगी कि अगर वो मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो उसकी वजह से प्रोडक्शन में कोई स्टॉपेज नहीं आएगी। रीऑर्डर लेवल ये वो लेवल ऑफ मटेरियल है जिसकी एट विच परचेज रिक्विजिशन जो है वो फ्रेश सप्लाईज के लिए चाहिए होता है, कि फ्रेश सप्लाईज चाहिए होते हैं। ये लेवल जो है उन लोगों के लिए फिक्स्ड सम आवर जो कि मिनिमम लेवल से थोड़ा ऊपर होता है ना, ये उनके लिए होता है, ठीक है। यानी कि ऐसे मटेरियल जिसको मैं स्टॉक करके रखना बेशक ज़रूरी ना हो, बट हाँ
समय समय पे हमें उसके न्यू सप्लाई जो चाहिए होते हैं मिनिमम लेवल तक पहुंचने से पहले, यानी कि एकदम ख़त्म हो जाने से पहुंचने से पहले हमें उसके चाहिए होते हैं। इनके जो फॉर्मूले हैं वो आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि शॉर्ट वाले जो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें इसके क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, ठीक है। एवरेज स्टॉक लेवल पे हम लोग कर चुके हैं कि भाई मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल को प्लस करो, डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब डेंजर लेवल क्या है? ये वो लेवल है जिसमें जो नॉर्मल इशू है रॉ मटेरियल की वो स्टॉप हो जाती है, और सिर्फ एमरजेंसी इशूज़, यानी कि कभी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ऐसी कुछ हो गई, ये मिनिमम लेवल से नीचे का होता है। जब हमें स्टॉक जो है वो अर्जेंट लेवल पे पहुंच चुका है कि हमें जल्द से जल्द उस सामान की ज़रूरत है, तब वो डेंजर लेवल पर होता है, ठीक है। स्टॉक लेवल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इसके सारे फॉर्मूला आप लर्न कर लेना। सारे स्टॉक लेवल इजी है। अगर आपको मेरा जो कहा है वो समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके दोबारा प्ले कर लेना, हो सके दोबारा सुनने पे समझ आ जाए। फिर भी ना आए तो कमेंट में डाल देना, मैं कोशिश करूँगी किसी और तरह से दोबारा समझाने की या फिर किसी दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करने की, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ये सबसे बेस्ट बेनिफिट देता है किसी भी मटेरियल को परचेज करने वक्त। ये सबसे बेस्ट मेथड है जो हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट देता है। इसे हम लोग ऑप्टिमम स्टैंडर्ड ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं या फिर रीऑर्डरिंग क्वांटिटी भी कहते हैं। इसको सेट करते वक्त हम लोग 2 टाइप के कॉस्ट पर ध्यान देते हैं। फर्स्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट, दूसरा कॉस्ट ऑफ कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग स्टॉक। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? जब भी हम कोई सामान ऑर्डर करते हैं उस वक्त जो सामान की वैल्यू होती है वो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है। और कॉस्ट ऑफ कैरिंग स्टॉक मतलब हम जब हमारे सामान को अपने स्टोरेज में रखते हैं तो उसको स्टोर को ऑपरेट करने का इंश्योरेंस कॉस्ट, या फिर जो भी हमारे कैपिटल जो हमारे उस स्टोर में लग गए हैं, उस सामान में लगे हैं, उस पर जो भी हमारा इंटरेस्ट है, वेस्टेज हो रहा है मटेरियल का, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते वक्त, ठीक है। EOQ के लेवल पर जो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ कैरिंग कॉस्ट है वो इक्वल होते हैं जब टोटल जो होते हैं दोनों टाइप के कॉस्ट वो अपने लोएस्ट पे होते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? √2.AB अपॉन C.S, जहाँ पर EOQ क्या है सबको पता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ए जो है यहाँ पर वो एनुअल कंजम्पशन इन यूनिट शो करता है, बी बाइंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट शो करता है, सी जो है वो कॉस्ट पर यूनिट शो करता है, एस जो है वो स्टोरेज और कैरिंग कॉस्ट जो है वो शो करता है एज अ परसेंटेज ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है जिसमें 2.A.B अपॉन एस है अंडर रूट। इसमें जो एस है वो स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है, ठीक है। ये एक फिगर है, इसे ध्यान से देखो, ये कुछ समझाना है मुझे इसमें आपको। नीचे देख रहे हो एक्स एक्सिस पर क्या है? यूनिट पर ऑर्डर, ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या है? कॉस्ट। यानी कि अब EOQ क्या है? EOQ को देखना कि जब हमारा जो EOQ है वो अपने मिनिमम पर है, यानी कि एक कोऑर्डिनेशन लेवल पर है, एक कॉमन लेवल पर है, जहाँ पर जो टोटल कॉस्ट वाली जो एरो जा रही है वो नीचे की तरफ हो रही है और जहाँ पर वो डॉटेड वाली लाइन को टच कर रही है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है ना, जब वो डॉटेड वाली लाइन को टच करती है वहाँ पर, तो वहाँ पर हमारा जो टोटल कॉस्ट होता है ना वो अपने मिनिमम लेवल पर होता है, यानी कि रीऑर्डर क्वांटिटी वाली लेवल लाइन होती है वो, ठीक है, जहाँ पर हमें सामान को रीऑर्डर करना पड़ता है, दोबारा से ऑर्डरिंग करनी पड़ती है। और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, जैसे जैसे हमारी EOQ जो है, यानी कि हमारी जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी किसी भी चीज़ की इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। और जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी, ऑब्वियस बात है कैरिंग स्टॉक हमारा इंक्रीज होता जाएगा, स्टोरेज कॉस्ट जो है, जो कॉस्ट ऑफ कैरिंग स्टॉक वाली जो लाइन है वो इंक्रीज होती जाएगी। सिंपल है, हम सामान खरीदते जा रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं, स्टोरेज में सामान ज़्यादा होता जा रहा है, और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो समय के साथ कम होता जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में हमें ऑर्डर कम करना पड़ेगा। हमारे पास पहले से सारा स्टॉक है तो हमें फ्यूचर में ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा। जब ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा तो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट जो कम होता जाएगा, ठीक है। तो जब भी अगर आपको EOQ अगर थ्योरी पार्ट में आए तो आप इसमें ये ग्राफ बना दीजिएगा, लिख दीजिएगा सिंपल लाइन में कि अगर जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ होती है देन जो स्टोरेज कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ होगा, और जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम होगा रीऑर्डर क्वांटिटी पे, ठीक है। और उसके अलावा आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, एक डेफिनेशन लिख सकते हैं छोटी सी, ठीक है। और ये फिगर अगर आप ड्रॉ करते हो तो बेस्ट रहेगा। अब नेक्स्ट है जस्ट इन टाइम परचेजिंग। अब जस्ट इन टाइम परचेजिंग क्या है?
हम लास्ट वीडियो में भी इस बारे में बात कर चुके थे कि जस्ट इन टाइम परचेजिंग वो होता है जब हमारा जो मटेरियल है वो ख़त्म होने वाला होता है, कि अब हमें उस सामान की इन नीड है, उस समय हमें सामान की नीड है, तब हम सामान को क्या करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा ना तो पैसा कहीं फंसा, ना हमारी प्रोडक्शन रुकी, ना कुछ, मतलब सब कुछ काम प्रॉपर चल रहा है और हमारा कुछ नुकसान भी नहीं है इसमें। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बाई चांस इमरजेंसी के केस में कुछ ऐसा हो जाए तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, पहले वही कि सप्लाई के साथ हमारी रिलेशनशिप जो अच्छी हो जाती है। और बस अगर हम बार बार सप्लाई के साथ सामान खरीदते हैं, किसी भी इंसान के पास अगर हम बार बार जाते हैं, बार बार बात करते हैं, तो हमारी जो उनके साथ रिलेशनशिप है वो इन्हेंस होती है। दूसरा कि जो सप्लाईज है वो रेगुलर इंटरवल्स पर आती रहती है प्रोडक्शन के डे तक, तो इस वजह से प्रोडक्शन में भी कोई जो रिक्वायरमेंट है, स्टॉपेज है, वो नहीं होता है। दूसरा वर्किंग कैपिटल जो है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हमारा जो स्टोरेज है उसमें पैसे वेस्ट नहीं हुए, यानी कि ऐसा नहीं कि हमने पहले सारा सामान खरीद लिया है, अब हमने उसे स्टोर कर रखा है, अब हमारा जो पैसे उस सामान को खरीदने में लग गया वो हम कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाती है। स्टोरेज स्पेस जो वो भी कम हो जाता है, सामान जब हम खरीद ही नहीं रहे एडवांस में तो स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं है। और साथ साथ इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस से डैमेज का जो चांसेस है वो भी कम हो जाता है, यानी कि बाई चांस अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो उसमें हमारा सामान जो है वो ख़राब भी नहीं होगा, डैमेज भी नहीं होगा। नेक्स्ट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, यानी कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो ऐसा रेशियो जो बताता है कि हमने कितनी बार साल में हमारे स्टॉक को यूज़ किया है, उसे रिप्लेस किया है। ठीक है, जितने ज़्यादा हमारा स्टॉक का टर्नओवर होगा, यानी कि उतनी स्टॉक पॉलिसी जो हमारी एफिशिएंट है। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड अपॉन एवरेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग द पीरियड है। ठीक है, अब इसका इन टर्म्स ऑफ डेज में अगर स्टॉक टर्नओवर देखा जाए तो डेज ऑफ द पीरियड अपॉन में स्टॉक टर्नओवर रेट। ठीक है, नेक्स्ट है वेद एनालिसिस। वेद जो है वो स्टैंड होता है वाइटल, एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल एनालिसिस के लिए, जो कि हम लोग मेनली स्पेयर पार्ट्स के कंट्रोल के लिए करते हैं। ठीक है, जो स्पेयर पार्ट्स है वो थ्री कैटेगरीज में क्लासिफाइड होता है, वाइटल, एसेंशियल और डिज़ायरेबल में। ठीक है, उसके क्रिटिकलिटी को देखते हुए। अब वाइटल क्या है, वाइटल वो स्पेयर पार्ट्स है या फिर स्टॉक आउट है जिसकी जो कि शॉर्ट टाइम विल स्टॉप द प्रोडक्शन फॉर सब क्वाइट टाइम, जिसकी वजह से क्या है, कुछ समय के लिए जो प्रोडक्शन है वो रुक जाएगा, और जहाँ पर जो स्टॉक आउट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उसकी वाइटल स्पेयर्स में वो वाइटल स्पेयर्स की तरह नॉन जाने जाते हैं। एसेंशियल मतलब वो स्पेयर या मटेरियल एब्सेंस जिसकी वजह ऑफ विच कैन नॉट बी टॉलरेटेड फॉर मोर देन फ्यू आवर्स, जिसकी कुछ समय से ज़्यादातर कुछ घंटों तक जिसके बिना काम हो सकता है, बट ज़्यादा समय तक नहीं, जिसकी वजह से जो कॉस्ट है हमारे प्रोडक्शन का, वो लॉस्ट का, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और हमारी जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाएगा। इसीलिए इस आइटम्स को एसेंशियल आइटम्स कहा जाता है। अब डिज़ायरेबल वो स्पेयर पार्ट्स होते हैं जिनकी नीड तो होती है, बट उनके एब्सेंस जो है वो 1 वीक और उससे ज़्यादा तक जो विल नॉट लीड टू स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि अगर उसकी जो एब्सेंस है, यानी कि अगर वो मटेरियल हमारे पास 1 वीक या 1 वीक से ज़्यादा तक अवेलेबल नहीं है, तो उस वजह से कोई प्रोडक्शन जो है हमारा वो नहीं रुकेगा। ठीक है, वाइटल मतलब जो एट द सेम टाइम चाहिए, उसके बिना वरना प्रोडक्शन रुक जाएगा। असेंशियल जो कुछ घंटों तक काम चला सकते हैं। डिज़ायरेबल जिससे कुछ हफ्तों तक काम चलाया जा सकता है, जिसके बिना ओके। अब FSN एनालिसिस जो है ये हमारा लास्ट भी है। तो FSN एनालिसिस क्या है, ये एक प्रोसेस है क्लैरिफाई करने का, जो मटेरियल है वो उनके मूवमेंट्स की बेसिस पर इन्वेंट्री फ्रॉम इन्वेंट्री फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, जो भी जितने भी हमारे आइटम्स हैं वो उसे हमने F यानी कि फास्ट मूविंग, S यानी कि स्लो मूविंग और N यानी कि नॉन मूविंग आइटम्स में के बेसिस पर क्लासिफाइड किया है, उनके कंजम्पशन और एवरेज स्टे जो है उनकी इन्वेंट्री में, उसके बेसिस पर। हायर द स्टे ऑफ द इन्वेंट्री, जो आइटम है जिसकी जो इन्वेंट्री में ज़्यादा समय तक स्टे है, इसका मतलब है कि जो उसकी मूवमेंट है वो स्लोअर है। यानी कि ये जो एनालिसिस है वो हेल्प करता है स्टोर कीपर या फिर जो परचेज डिपार्टमेंट है उनको कीप करने में, जो फास्ट मूविंग आइटम्स हैं उसको ऑलवेज अवेलेबल रखना है, और जो नेसेसरी स्टेप्स हैं वो टेकन लिए जाए, ताकि जो नॉन मूविंग आइटम्स है उसको जो डिस्पोज है वो समय समय में किया जा सके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या होता है, फीफो, लीफो, सिंपल वे,
एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड, ये 4 हैं जो मेनली आपके सिलेबस में है। इसके अलावा और भी है, बट उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम चांस है आने की, रेयरली ही आते हैं, ज़्यादातर नहीं आते हैं। और अगर ये वाले क्वेश्चंस भी आता है ना, तो ये लेंथी वे में आते हैं, यानी कि ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, कम मार्क्स में नहीं आते कि 3 से 4 मार्क्स में आ गया, 5 मार्क्स में, मैक्स टू मैक्स 8-9 मार्क्स तक के आते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत क्यों होती है हमें, यानी कि इस मेथड्स को अप्लाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पहले वो जानना ज़रूरी है। हम सबको पता है कि हम जो हमारे स्टॉक में मटेरियल, स्टोरेज में मटेरियल रखते हैं, जो गोडाउन में मटेरियल रखते हैं, वो कैसे लाते हैं। हमने कभी कुछ स्टॉक खरीदा, फिर हमने कुछ समय बाद कुछ स्टॉक खरीद लिया, और हमने कुछ समय बाद देखा कि जो हमें स्टॉक चाहिए इन द फ्यूचर हमें नीड पड़ सकती है, उसका जो कॉस्ट है वो भी कम है, तो हमने तब खरीद लिया। हमने कई बार स्टॉक खरीदा, अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर बार जब हमने सामान खरीदा उसका क्वालिटी सेम है, प्रोडक्ट सेम है, रॉ मटेरियल बस एकदम सेम है, बट उसकी वैल्यू सेम हो, ये गारंटी है क्या? नहीं। हम सबको पता है हर चीज़ की जो वैल्यू है समय समय पे चेंज होती रहती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। तो ऐसे सिचुएशन में हम हमारी जो रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर में जो रिकॉर्ड करेंगे, जब भी हम हमारे स्टोरेज से हम फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट भेजेंगे तो उसको रजिस्टर में रिकॉर्ड तो करेंगे ना, वो हम किस वैल्यू पे करेंगे, उस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये मेथड्स जो है वो अप्लाई करते हैं। अब फीफो मेथड क्या होता है, इसमें जो मटेरियल हमने पहले खरीदा, यानी कि हमने पहले मटेरियल खरीद लिया, फिर उसके बाद एग्जाम्पल से समझाती हूँ डायरेक्टली, हमने पहले मटेरियल खरीदा 1 जैन को 100 यूनिट्स खरीदे ₹2 पे, फिर 7 जैन को हमने 15 यूनिट्स खरीदे थे ₹3 पे, एंड देन हमने 9 जैन को 80 यूनिट्स जो थे वो इशू कर दिए। तो हम प्राइस किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, ये फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले आया था उसे ही पहले हम भेजेंगे। तो पहले कौन सा आया था, जैन 1 वाला, यानी कि 100 यूनिट्स वाला। तो ऑब्वियस बात है हमें 80 यूनिट्स इशू करना, तो ईजिली कर देंगे इस 100 में से। तो हमने 80 यूनिट्स जो थे वो इशू किए, ऑब्वियसली कितने में हम लोग लाए थे, वो ₹2 पे, तो हम लोग इसे ₹2 पे ही जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि 80 × 2 = 160, ठीक है। अगर हमारी वैल्यू आ गई, हमने कितना अप्लाई किया, 160। अगर बाय चांस हम लोग जैन 9 को 120 यूनिट्स इशू करते, यानी कि 80 न करके 120 करते, तो जैन 1 में तो हमारे पास 100 यूनिट्स ही है, कैसे करेंगे? तो पहले हम लोग 100 यूनिट्स लेंगे, उसको 2 से इंटू करेंगे, ठीक है, ईच यूनिट्स में। फिर अब हमें और कितने चाहिए, 20 यूनिट्स और चाहिए, तो 20 यूनिट्स हमने किस में से लिए, जैन 7 वाले में से लिए, तो हमने 20 यूनिट्स और रखे। अब वो कितने में हमने लिए थे, 3 वे, तो हमने उसको 3 से इंटू किया और फिर उसकी वैल्यू निकाल कर टोटल कर लिया, तो वो कितने में हुआ, 260 में। समझ आया कि पहले वाला जो हमने लिया ना, पहले हम उसकी वैल्यू लेंगे, फिर अगर हमें बचा एक्स्ट्रा चाहिए तो हम जो दूसरा मटेरियल मंगाया था दूसरे टाइम पे हम उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बट जो हम दूसरे वाले में से जो हम क्वांटिटी लेंगे ना, तो उसकी प्राइस भी हम लोग दूसरे वाला ही अप्लाई करेंगे, यानी कि 3, अगर हमने ये 7 जैन वाले में से 20 यूनिट्स लिए थे, तो हम लोग ये फीस भी 3 ही उस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब फीफो के एडवांटेज क्या है, पहला ये इजी होता है और सिंपल होता है ऑपरेट करने के लिए, और अगर बाई चांस कभी फ्यूचर में जाकर पैसे जो है वो किसी भी चीज़ के फॉल होते हैं, तो ये हमें बेटर रिजल्ट के लिए बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ जो क्लोजिंग स्टॉक है वो रिप्रेजेंट करता है मार्केट प्राइस को, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है कि अगर बाई चांस प्राइजेस जो है वो फ्लक्चुएट हो रही है फ्रिक्वेंटली, यानी कि ज़्यादातर, तो ये जो मेथड है वो हमारे काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल एरर्स तक लीड कर सकता है। और अगर बाई चांस फ्यूचर में अगर प्राइस जो है वो राइज हो जाती है, तो ये मेथड हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। और जो मटेरियल कॉस्ट है जो चार्ज करते हैं सेम जॉब पर, वो हमें डिफरेंट रेट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब लीफो की बात की जाए तो लास्ट इन लास्ट आउट, यानी कि जो मटेरियल लास्ट में आया था वो लास्ट में आउट होगा। इसको भी एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं। हमने जैन 1 को वही एग्जांपल है सेम, कि हमने जैन 1 को खरीदा 100 यूनिट्स, फिर हमने परचेज़ किए 50 यूनिट्स को, ठीक है। अब हमने 80 यूनिट्स इशू किए, तो यहाँ पर हम लोग लास्ट वाले से लेंगे। लास्ट वाला कौन सा था, 7 जैन वाला। 7 जैन को हमने 50 यूनिट्स जो थे वो खरीद लिए ₹3 में। अब 80 यूनिट्स तो कवर अप हुए ही नहीं हमारे, हमें 60, 70, 80 यानी 30 यूनिट्स और चाहिए। तो 30 यूनिट्स हमने कहाँ से लिए, जैन 1 से। तो यानी कि 50 यूनिट्स तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, बट फिर 30 यूनिट्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, क्योंकि वो हमने कहाँ से लिए, जैन 1 से। फिर उसके अकॉर्डिंग हमने मल्टीप्लाई करके प्राइस निकाला और उसे ऐड कर दिया। इजीली समझ आ गया होगा। अब इसके एडवांटेज क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है
वो हम हमेशा क्या करते हैं, ये तो अपने आसपास का जो इशू करते हैं या फिर वो ऐसा इशू करते हैं जो हमारी करंट मार्केट प्राइस को रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। और अगर बाय चांस इन केस अगर जो प्राइस है फॉलिंग प्राइस जो है वो हमें प्रॉफिट देता है अगर राइज हो जाए उसके, और वो लो मटेरियल कॉस्ट को की वजह से, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं लीफो के? पहला तो ये कि इसमें कैलकुलेट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि बहुत सारे रिसिप्ट्स होते हैं इसके अंदर। दूसरा, जो जिस कंपनी के अंदर जीआईटी सिस्टम होता है वो इसके लिए बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। जीआईटी यानी कि जस्ट इन टाइम परचेजिंग जिसके अंदर सिस्टम होता है, यानी कि जो एट द सेम टाइम खरीदता है उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसमें। अब वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, ये क्या होता है? वेटेज एवरेज प्राइस मेथड की बात की जाए तो इसके लिए मैं आपको इससे समझाती हूँ कि जो इसकी वैल्यूज़ हम लोग निकालते हैं ना, वो हम लोग मटेरियल के वैल्यू के अकॉर्डिंग निकालते हैं। यानी कि सिंपल से समझाती हूँ, पहले सिंपल से समझाऊंगी, ईजिली समझ आएगा। सिंपल एवरेज प्राइस मेथड में क्या होता है कि आपके जितने भी प्राइजेस हैं, आपने यूनिट्स खरीदे 500, 200, 700, कितने में खरीदे 20, 21, 22, हम क्या करेंगे, सिंपल अपने प्राइजेस को प्लस करेंगे। 20, 21, 22 कितने बार खरीदे, 3 बार, उसको प्लस करके 3 से डिवाइड कर देंगे। जो वैल्यू आई हम लोग उस वैल्यू पे जो हमारा जो है यूनिट्स हमसे इशू करेंगे सिंपली। बट हम लोग वेटेज एवरेज में क्या करते हैं कि हम लोग वैसे ना लेकर अपनी यूनिट की वैल्यू के अकॉर्डिंग लेते हैं। यानी कि हमने एक Jan 1 में खरीदा, Jan 5 में खरीदा, 200 यूनिट्स खरीदे 2 पर और 50 यूनिट्स खरीदे 3 पर, तो हम लोग क्या करेंगे 200 इंटू 2 प्लस 50 इंटू 3, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, टोटल जो हमारा यूनिट है, यानी कि 200 यूनिट्स प्लस 50 यूनिट्स, यानी कि 250 यूनिट्स जो है उससे हम इसे डिवाइड करेंगे, और जो हमारी वैल्यू आएगी उसको हम आगे जाकर उस पर हम लोग जो है वो आइटम्स को इशू करेंगे, ठीक है। यानी हमें 100 यूनिट्स जो इशू करना है वो उसे हम ₹2.2 पर इशू करेंगे, ठीक है। तो इससे हमें सिंपल एवरेज मेथड और आपको उम्मीद करती हूँ वेटेज एवरेज मेथड भी समझ आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्या है, रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड और स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। इसे आप सिंपली समझ लो, इसके लिए कोई वैसा कुछ नहीं है कि हाँ आपको कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। तो रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड क्या होता है, अगर बाई चांस आप किसी मटेरियल को रिप्लेस करना चाहते हो, ठीक है, तो आप उसको किस अकॉर्डिंग करोगे, जिस मार्केट प्राइस पे जिस डेट पर आपने उसे इशू किया था, ठीक है। यानी कि करंट प्राइस से उस पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, जिस समय आपने खरीदा था उसी अकॉर्डिंग चलोगे। अब स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, यानी कि आपने पहले से ही फिक्स्ड कर रखा है कि एक आपने एवरेज निकाल लिया है अपने कंजम्पशंस के अकॉर्डिंग, आपने अपने एजम्पशंस के अकॉर्डिंग एक एवरेज प्राइस निकाल लिया है कि अगर बाई चांस प्राइस राइज भी हुई फ्यूचर में, फॉल भी हुई, तो ऑलमोस्ट इसके एवरेज में ही रहेगा, इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो आप एक स्टैंडर्ड प्राइस निकाल लेते हो कि हम इसी प्राइस पर जो है वो मटेरियल को इशू करेंगे, ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इन्वेंट्री सिस्टम। लास्ट टॉपिक है ना? हाँ जी, लास्ट टॉपिक नहीं है, नहीं लास्ट टॉपिक नहीं है, कुछ और टॉपिक्स भी हैं। तो पहले करते हैं इन्वेंट्री सिस्टम क्या है। 2 इन्वेंट्री सिस्टम होते हैं, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम सबसे सिंपल होता है बिकॉज इसमें आप लोग कभी भी मतलब एक कोई भी आप लोग अकाउंटिंग पीरियड का एंड ले लोगे, फिर वो चाहे आप वीकली लो, मंथली लो, ईयरली लो, कि आप एक एंड में जाओगे अपने स्टोरेज में, आप पूरा मटेरियल चेक करोगे क्या है, कैसा है, किस तरह से जो मटेरियल इशू किए गए हैं, आपने चेक कर लिया कि स्टोरेज में कितना मटेरियल है। अब स्टोरेज में जितना ही मटेरियल है ना और जितना नहीं है, आप डायरेक्टली एज्यूम कर लो कि सारा मटेरियल कहाँ गया है, फैक्ट्री में गया है। आपको कुछ पता लगाना, आप कुछ पता नहीं लगाते हैं ये लोग कि इस सिस्टम के अंदर कि कहीं कोई लॉस तो नहीं हुआ या कहीं कुछ रिप्लेस या ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, कुछ पता नहीं लगाता, डायरेक्टली वो लोग एज्यूम कर लेते हैं अपने दिमाग में कि हाँ ये सारा जो मटेरियल है वो डायरेक्टली कहाँ चला गया है, फैक्ट्री में, ठीक है। तो इसलिए ये जो है वो कभी काफ़ी सारे हमारे लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर लेता है कि अगर बाई चांस हमारा कोई सामान चोरी हो जाता है या हो जाता है तो इस समय हमें बहुत सारे जो लॉसेज है वो फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। बट परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है, ये एक प्रॉपर कंट्रोल रखता है हर इनफ्लो और आउटफ्लो का, यानी कि टाइम जो है इसमें सारे रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन करता रहता है। जब भी कोई भी चीज़ जो है वो फैक्ट्री स्टोरेज से फैक्ट्री तक जाती है तो सबसे पहले वो कहाँ रिकॉर्ड होती है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में, यानी कि इसके लेजर में मेंटेन की जाती है
ठीक है। इनके पास प्रॉपर कंट्रोल होता है कि अगर सामान जो है वो कितना जो है फैक्ट्री में गए हैं, ताकि जब भी वो जो है चेक करने जाए स्टोर में तो सामान मिसिंग है तो उन्हें पता चल जाए कि हाँ भाई ये सामान मिसिंग है। अब मिसिंग है तो कहाँ मिसिंग है, फिर ये लोग ये पता लगाते हैं। फिर उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे उसकी एफिशिएंसी वगैरह को हम लोग अच्छे से रिकॉर्ड करें, किस तरह से जो भी प्रॉब्लम हुई है हम उसको करेक्ट करें, उसके लिए क्या क्या एक्शंस हम लोग ले सकते हैं ताकि हमें कोई भी आगे जाके इशू फेस ना करना पड़े, हमें कोई लॉस फेस ना करना पड़े। ठीक है। अब हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 की बात करते हैं, जो कि हमारे मटेरियल कॉस्ट का कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ये मेनली जो है हमारे प्रिंसिपल्स और जो मेथड्स हैं मटेरियल कॉस्ट को डिटरमाइन करने के, उसके साथ डील करते हैं। ठीक है। मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्टैंडर्ड्स, जिस इस स्टैंडर्ड के अंदर जो मटेरियल इंक्लूडेड होते हैं वो रॉ मटेरियल्स होते हैं, प्रोसेस मटेरियल, एडिटिव्स, मैन्युफैक्चर्ड और बॉथ आउट कंपोनेंट्स होते हैं। जितने भी हमारे एक्सेसरीज या फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं वो सारी चीज़ें, स्पेयर्स, पार्ट्स, इनडायरेक्ट मटेरियल सारे किसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, इसके अंदर। ठीक है। अभी जो स्टैंडर्ड है वो हमारे पैकिंग मटेरियल या फिर सेपरेट स्टैंडर्ड बीइंग से डील नहीं करते हैं। ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड्स जो हैं वो उसके इश्यूज क्या होता है, पहला तो प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, इशू ऑफ मटेरियल और साथ ही साथ असाइनमेंट ऑफ मटेरियल कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो होता है कि यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी आए मटेरियल कॉस्ट को डिटरमाइन करने की मेथड में और प्रिंसिपल में, ताकि एक रीजनेबल एक्यूरेसी जो है वो प्रोवाइड कर सके। इसका स्कोप क्या होता है, तो इसका स्कोप ये है कि जो भी हमारा स्टैंडर्ड है वो किस पर अप्लाई होता है, कॉस्ट स्टेटमेंट्स पे, जहाँ पर रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन की एंड डिस्क्लोजर ऑफ कॉस्ट मटेरियल। ठीक है। अब प्रेजेंटेशन क्या होता है इनका, तो यानी कि डायरेक्ट मटेरियल जो है वो क्लासिफाइड किए जाएँ कॉस्ट स्टेटमेंट की सुटेबल हेड्स के अंदर में उन्हें क्लासिफाइड अच्छे से कर दिया जाए, फिर वो चाहे इंडिजीनियस, इम्पोर्टेड या सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड हो। साथ ही इनडायरेक्ट मटेरियल को भी कॉस्ट स्टेटमेंट के सुटेबल हेड्स के अंदर क्लासिफाइड किया जाता है जो उसके लिए सुटेबल हो। अब डिस्क्लोजर क्या होते हैं, तो जो क्वांटिटी और रेट्स होते हैं मेजर आइटम्स की जो कि 5% कॉस्ट मटेरियल से ज़्यादा हों उन्हें डिस्क्लोज किया जाता है। जो बेसिक एवोल्यूशन होते हैं मटेरियल्स की उनको डिस्क्लोज किए जाते हैं वैल्यूएशन को। जो भी चेंज होता है हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल में या मैथड में जो अप्लाइड किए जाए, उसमें चेंज अगर हो तो उसके मटेरियल इफेक्ट हो तो उसको भी डिस्क्लोज करके रखा जाता है। जो भी एबनॉर्मल कॉस्ट है जो कि मटेरियल कॉस्ट से एक्सक्लूड कर लिया गया है उसको डिस्क्लोज किया जाता है। पेनल्टी या फिर डिटेंशन चार्जेस होते हैं जिसे भी एक्सक्लूड कर लिया जाता है मटेरियल कॉस्ट से, उसको भी डिस्क्लोज किया जाता है। जो पेमेंट जो रिड्यूस किया जाता है मटेरियल कॉस्ट की, जो कि इंसेंटिव्स या सब्सिडीज वगैरह, उसे डिस्क्लोज करके रखा जाता है। जो भी कॉस्ट मटेरियल प्रोक्योर्ड किया जाता है 5 रिलेटेड पार्टीज़ को उसको डिस्क्लोज किया जाएगा। जो भी कॉस्ट जो इम्प्यूटेड किया जाए एट द मटेरियल कॉस्ट उनके अराइविंग के टाइम पर तो उसको डिस्क्लोज किया जाता है। डिस्क्लोजर जो है वो सिग्निफिकेंट और मटेरियल के क्वांटिफिएबल के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। जो भी डिस्क्लोजर किए जाते हैं कॉस्ट स्टेटमेंट में या फिर एज अ फुटनोट और अ सेपरेट शेड्यूल जो है वो उसके बनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मटेरियल लॉसेस। इसको हम लोग कॉस्ट इस यूनिट की जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे एम्प्लॉय कॉस्ट, उसके साथ कवर अप करेंगे। ठीक है। आज की जो वीडियो बची हुई है उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो बता देती हूँ। ठीक है। तो एक बार बता दूं कि जो मटेरियल लॉसेस वाला है ये भी इंपॉर्टेंट है। बाय चांस कोई जो सब पार्ट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें आपका आ सकता है कि, तो मैं बता दूं कि 4 टाइप्स के हमारे वेस्ट होते हैं। मैं बता ही देती हूँ इसको भी। आज के हमारे जो वेस्ट होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। ठीक है। वेस्ट, स्क्रैप, स्पॉइलेज और डिफेक्टिव्स। ठीक है। पहले बता दूं ये सारी जो है उनको एबनॉर्मल और नॉर्मल लॉस की तरह हम लोग जो है वो क्लासीफाइड किया गया है 2 टाइप्स में। वेस्ट जो होता है वो हमारा पोर्शन होता है रॉ मटेरियल का जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो है लॉस्ट हो जाता है। किस फॉर्म में, गैस या फिर डस्ट के फॉर्म में। जब भी हम लोग किसी भी आपने लकड़ी की दुकान पर देखा होगा, कारपेंटर की शॉप पर, जब वो भी कभी भी कोई कटिंग कर रहे होते हैं शेप देने के लिए वुड को, तो बहुत सारा डस्ट, बहुत सारा पाउडर जो वैसे ही वेस्ट हो जाता है। तो वो सारा मटेरियल तो था ही ना, वेस्ट तो वो हुआ। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेस्ट कहते हैं। नॉर्मल अगर वेस्ट हो तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं गुड आउटपुट में, बट अगर एबनॉर्मल वेस्ट हो तो उसको हम लोग कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ध्यान रखना सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, ये कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब स्क्रैप की बात की जाए तो स्क्रैप वो वैल्यू होता है या वो मटेरियल होता है छोटा मोटा जो जिसको दोबारा से हम लोग रिकवर करने के लिए दोबारा प्रोसेस करते हैं, जो कि जो बिना दोबारा प्रोसेस किए रिकवर किया जा सकता है किसी भी फिजिकली अवेलेबल फॉर्म में अगर वो है तो।
ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है कि जो सेल वैल्यू जो होती है स्क्रैप की, वो क्रेडिट हो जाती है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एबनॉर्मल गेन की तरफ पर, और उसकी जो नेट सेल प्रोसीड जो है वो डिडक्ट कर ली जाती है मटेरियल कॉस्ट से, और जो वैल्यू जो रियलाइज किए गए थे फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप से वो क्रेडिटेड हो जाती है पर्टिकुलर जॉब प्रोसेस और ऑपरेशन में। स्पॉइलेज क्या होते हैं, ये जो है वो गुड्स होते हैं जो जस्टिफिकेशन की बियॉन्ड होते हैं, ये जो है वो बिना फर्दर प्रोसेस के सोल्ड कर दिए जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, कुछ डिफेक्ट्स जो होता है वो मटेरियल में वो अराइज होते हैं। इसके अंदर जो लॉस ऑफ मटेरियल्स होते हैं, लॉस ऑफ लेबर या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, जो नॉर्मल स्पॉइलेज होते हैं उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं गुड यूनिट्स में, और जो एबनॉर्मल स्पॉइलेज होते हैं उसे हम कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देते हैं। डिफेक्टिव्स जो होते हैं, वो जो डिफेक्टिव जो वर्क करते हैं जो पोर्शन जो कि जिससे हम लोग वापस से रिफ्लेक्ट करें या फिर जिससे हम अच्छे से गुड यूनिट्स में टर्न करना चाहें, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल वगैरह लगाकर, यानी कि कुछ दोबारा से प्रोसेस कर कर। ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, जो नॉर्मल डिफेक्टिव होते हैं उसे हम चार्ज कर देते हैं स्पेसिफिक जॉब या प्रोसेस में, जो एबनॉर्मल डिफेक्टिव्स होते हैं उसे हम कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया। अब ये वाले जो क्वेश्चन है मटेरियल लॉसेस की, ये कुछ शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये इसकी चांस मेरे को नहीं लगता, बहुत ही इम्पॉसिबल चांस टाइप है। ये डिफरेंस आ सकता है बाय चांस पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम या परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में, बाय चांस। इसके बहुत कम चांस होते हैं। जिसके ज़्यादा चांस मैं आपको बता देती हूँ, स्टैंडर्ड और रिप्लेसमेंट के तो चांस है ही नहीं। ये वाले जो क्वेश्चन है सिंपल, वेटेज, ये लीफो फीफो, ये आ सकते हैं, और अगर ये आएंगे बाय चांस तो मैक्सिमम मार्क्स के आएंगे, यानी कि कम मार्क्स में इनके आने के चांसेस जो है वो बहुत ही कम है। और इस वाले में अगर देखा जाए तो आपको ऐसे कह सकते हो कि आप कुछ टेक्निक्स बता दो। ठीक है। मेनली जो आता है इसमें वो EOQ आता है, फिर वो चाहे प्रैक्टिकली आए या थ्योरेटिकली आए। थ्योरेटिकली आएगा तो आप लोग इजीली इसमें कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, आपको आ सकता है इसमें थ्योरेटिकली कि क्या होता है EOQ। ठीक है। और उसका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है। प्रैक्टिकली तो आपको पता ही क्या करना है। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो सारे यूनिट्स की एक साथ ही आपको कराऊंगी। ठीक है। स्टॉक लेवल जो है, ये लेवल वाले क्वेश्चंस भी शॉर्ट नोट में आते हैं। ठीक है। ABC टेक्निक जो है ये शॉर्ट नोट में आता है, बहुत चांस होते हैं इसके शॉर्ट नोट में आने के। ठीक है। इसके बाद जो है हमारा ये इन्वेंट्री कंट्रोल की बात की जाए तो इन्वेंट्री कंट्रोल में आपसे पूछ सकते हैं कि नीड या इंपॉर्टेंस क्या इन्वेंट्री कंट्रोल की, थ्योरी पार्ट में। अब आप लोग कहोगे कि अब तक तो आपने सब बोला, कि नहीं अब तक मैंने सब नहीं बोला। ये जो स्टोर लेजर या बीन कार्ड है ये नहीं आता है, बाय चांस आ गया तो आएगा। क्लासिफिकेशन, कोडिफिकेशन ये नहीं आता। इम्प्रेट सिस्टम के आने के चांसेस नहीं होते हैं। ये स्टोर्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं आता। स्टोर कीपर, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये परचेज प्राइस, इनवॉइस, ये सब नहीं आते हैं। बट आप कहोगे तब ये नहीं आता तो आपने ये 2 वीडियो क्यों खींच दिए इसके चक्कर में। वो मैंने इसलिए की कि बाई चांस, अगर बाई चांस भी आ जाए छोटे मोटे मार्क्स में या शॉर्ट नोट्स में, तो आपको करने में दिक्कत ना हो, आप इजीली कर पाओ। क्योंकि अगर आप लोग कभी कुछ सुन लेते हो ना तो आपके घर में बैठ जाता है, तो सुन रखा है आप लोगों ने ये सब चीज़ें, तो आपके घर में बैठा हुआ है। ठीक है। तो परचेज प्रोसीजर सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सेंट्रलाइज परचेजिंग, ये सारी चीज़, परचेज ऑफ मटेरियल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट की बात अगर दोबारा एक बार शॉर्ट में कर दूँ तो मेनली जिसमें आते हैं वो लीफो फीफो वाले क्वेश्चन जो मैक्सिमम मार्क्स में आते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस या नीड क्या है आते हैं। शॉर्ट नोट में ABC टेक्निक क्या है। ठीक है। और लेवल्स वाली जो थे वो, और मटेरियल लॉसेस, ये सारी चीज़ें आती हैं शॉर्ट नोट में। ठीक है। उसके अलावा प्रैक्टिकल का बता दिया कि EOQ जो है मेनली प्रैक्टिकल में इसमें वो आते हैं, और ये हमारे मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री इवेल्युएशन जो है वो आता है लीफो फीफो। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग जो है वो ध्यान से करें क्वेश्चंस। अगर आपने ये पूरा वीडियो सुना तो आपके लिए आई होप मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया वो काम आए, आप लोगों की मदद करें। ठीक है। तो ध्यान से कीजिएगा, सारी चीज़ें जो है अच्छे से रिवाइज कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। PDF आप लोगों को मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो